तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हर किताब बदलती है आपके सोचने का तरीका। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंटरनेट ने हमारी सोचने की शक्ति को धीमा कर दिया है? क्या गूगल करते करते हमारी गहराई से सोचने की क्षमता कहीं खो तो नहीं रही? निकोलस कार की मशहूर किताब द शैलोज, व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन्स एक चेतावनी है और एक आईना भी। ये किताब हमें बताती है कि इंटरनेट हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं दे रहा, बल्कि हमारी अटेंशन स्पैन, हमारी मेमोरी और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी धीरे धीरे बदल रहा है। क्या हम अब पहले जैसे गहराई से सोच भी पाते हैं? क्या हमारा मस्तिष्क अब सतही हो चला है? इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे इंटरनेट हमारे दिमाग की वायरिंग को कैसे बदल रहा है, क्यों लंबी और गहरी सोच अब एक दुर्लभ कौशल बन गई है, और कैसे हम अपनी लॉस्ट फोकस और डीप थिंकिंग को फिर से पा सकते हैं। तो आइए द शैलोज की इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना, चौकीदार और चोर। निकोलस कार अपनी किताब द शैलोज की शुरुआत अपने व्यक्तिगत अनुभव से करते हैं। वो बताते हैं कि इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने उनकी सोचने की क्षमता को कैसे प्रभावित किया। पहले वो लंबे समय तक किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन अब इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने के बाद उनका ध्यान लगातार बंटने लगा। उन्होंने ये महसूस किया कि उनका मस्तिष्क अब गहरी सोच की बजाय सतही जानकारी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। यही कारण था कि कार ने इसे एक चोर के रूप में देखा, जो हमारी गहरी सोच और मस्तिष्क की ताकत को चुरा रहा है। हालांकि वो इंटरनेट को केवल नकारात्मक रूप में नहीं देखते। इंटरनेट ने एक चौकीदार का भी काम किया है, जो हमें ज्ञान और सूचना की दुनिया से जोड़ता है। लेकिन कार का कहना है कि ये दोनों पहलू साथ चलते हैं। एक ओर जहां इंटरनेट हमें ज्ञान के द्वार खोलता है, वहीं दूसरी ओर ये हमारी सोच और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी कम कर रहा है। ये प्रस्तावना एक गंभीर सवाल उठाती है। क्या इंटरनेट हमें सशक्त बना रहा है या हमारी मानसिक शक्ति को छीन रहा है? अध्याय 1, हैल और मैं। इस अध्याय की शुरुआत निकोलस कार एक रोचक तुलना से करते हैं। स्टेनली कुब्रिक की फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी के एक दृश्य से, जिसमें एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर हाल को इंसानों के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए दिखाया गया है। कार इस दृश्य को हमारे आधुनिक तकनीकी युग के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां हम मशीनों को बेहतर बनाने की कोशिश में खुद की मानवीय क्षमताओं को खोते जा रहे हैं। कार अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि कैसे इंटरनेट पर अधिक समय बिताने से उनकी गहराई से सोचने, एकाग्रता बनाए रखने और लंबे लेख पढ़ने की क्षमता कम हो गई। वो कहते हैं कि पहले वे घंटों एक किताब में डूबे रह सकते थे, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में उनका ध्यान भटक जाता है। वे खुद को बार बार ईमेल, न्यूज, लिंक और नोटिफिकेशन की तरफ आकर्षित होते हुए पाते हैं। वो इस मानसिक बदलाव को न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से जोड़ते हैं, यानी हमारा मस्तिष्क अपने अनुभवों के अनुसार खुद को ढालता है। इंटरनेट और डिजिटल माध्यम लगातार सतही जानकारी की बमबारी करके हमारे दिमाग को उसी शैली में ढाल रहे हैं, जिससे गहराई से सोचने की हमारी क्षमता कमजोर होती जा रही है। कार इस अध्याय में चेतावनी देते हैं कि यदि हम सचेत न हुए तो ये बदलाव स्थायी हो सकता है। हाल की तरह हम भी तकनीक के अधीन हो सकते हैं, जहां इंसान सोचने के बजाय केवल सूचनाएं स्कैन करता है। अध्याय 2, महत्वपूर्ण रास्ते। इस अध्याय में निकोलस कार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मस्तिष्क केवल जानकारी संग्रह करने का एक यंत्र नहीं है, बल्कि वो लगातार खुद को दोबारा गठित करता है। एक प्रक्रिया जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जब हम कोई नई आदत अपनाते हैं, जैसे बार बार इंटरनेट का उपयोग करना, तो हमारा दिमाग अपनी संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव लाता है। कार बताते हैं कि पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि वयस्क मस्तिष्क स्थिर होता है, लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि मस्तिष्क जीवन भर लचीला रहता है। हर बार जब हम किसी कार्य को दोहराते हैं, जैसे स्क्रॉल करना, हाइपरलिंक पर क्लिक करना या सोशल मीडिया चेक करना, हमारा मस्तिष्क उन पाथवेज को मजबूत कर देता है।
इन पाथवेज को वो वाइटल पाथ्स कहते हैं। कार इतिहास में झांकते हैं और उदाहरण देते हैं कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद लोगों के सोचने का तरीका बदला। किताबों ने मनुष्यों को गहराई से सोचने, अनुशासित ढंग से पढ़ने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दी। लेकिन अब डिजिटल मीडिया उस प्रक्रिया को उलट रहा है। वो हमारी गहन सोचने की आदत को कमजोर कर रहा है और हमें सतही रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये बदलाव सिर्फ व्यवहार में नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की जैविक संरचना में हो रहा है, और ये बदलाव जितना नियमित होता है उतना ही स्थायी हो सकता है। इस अध्याय के अंत में कार ये सवाल उठाते हैं, क्या हम अपने मस्तिष्क की संरचना को स्थायी रूप से बदल रहे हैं? और क्या हम जानबूझकर इस बदलाव को चुन रहे हैं या बस इसे चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं? अध्याय 3, मन के उपकरण। इस अध्याय में निकोलस कार ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान की सोचने की क्षमता हमेशा उसके द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों से प्रभावित रही है। लेखन, छपाई और बाद में कंप्यूटर जैसे तकनीकी उपकरणों ने न केवल हमारी जानकारी जमा करने की क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि हमारे सोचने और याद रखने के तरीके को भी बदला है। कार सबसे पहले प्लेटो और सोक्रेट्स का उल्लेख करते हैं। सोक्रेट्स लेखन के विरोधी थे क्योंकि उन्हें डर था कि लोग लिखने पर निर्भर होकर याददाश्त और मौखिक परंपराएं खो देंगे। ये चिंता भविष्य की उस वास्तविकता की ओर इशारा करती है जहां आज हम अपनी स्मृति पर कम और गूगल जैसी सेवाओं पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। इसके बाद कार समझाते हैं कि कैसे हर तकनीक, चाहे वो अबेकस हो, टाइपराइटर हो या कंप्यूटर, सोचने के तरीके को आकार देती है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर ने मल्टीटास्किंग को बढ़ावा दिया, जिससे हमारा ध्यान बार बार बंटने लगा। कार इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजीज नामक अवधारणा की बात करते हैं, यानी ऐसी तकनीकें जो मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करती है। वे चेतावनी देते हैं कि ये तकनीकें केवल जानकारी को कैसे प्राप्त करें यही नहीं सिखाती, बल्कि ये भी तय करती है कि हम जानकारी को कैसे सोचें, कैसे समझें और कितनी गहराई तक विचार करें। ये अध्याय हमें एक अहम बात सिखाता है, तकनीकें केवल सुविधाएं नहीं होती, वे हमारी सोच की दिशा तय करने वाली शक्तिशाली ताकतें होती हैं। और अगर हम इन्हें बिना जागरूकता के अपनाते रहेंगे तो हमारी सोच खुद हमारी नहीं रहेगी। अध्याय 4, गहराई देती पन्नों की दुनिया। इस अध्याय में निकोलस कार ये दिखाते हैं कि कैसे प्रिंटेड पेज, विशेष रूप से किताबें, ने मानव सोच को पहले से कहीं अधिक गंभीर, ध्यान केंद्रित और तार्किक बनाया। वो कहते हैं कि जब मनुष्य ने पहली बार लेखन को अपनाया तब ये सिर्फ जानकारी रिकॉर्ड करने का तरीका था, लेकिन जब पृष्ठ और किताबों का चलन बढ़ा तो ये एक क्रांतिकारी सोचने का औजार बन गया। कार्य तर्क रखते हैं कि किताबें हमें धीरे और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क सतर्क, कल्पनाशील और विश्लेषणात्मक बनता है। पढ़ना एक एकाग्र ध्यान की मांग करता है, एक ऐसी स्थिति जो आज की डिजिटल दुनिया में तेजी से दुर्लभ हो गई है। वो बताते हैं कि कैसे 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने ज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी, लेकिन उससे भी बड़ी क्रांति यह थी कि लोगों का सोचने का तरीका ही बदल गया। अब वे तर्क, विश्लेषण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और गहरी समझ पर आधारित सोच विकसित करने लगे। कार ये भी नोट करते हैं कि पढ़ना मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करता है, जिससे एक संपूर्ण मानसिक व्यायाम होता है। ये न केवल ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने की शक्ति भी देता है। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि पन्नों की दुनिया सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि गहराई और समझ की दुनिया है। और जब हम उसे डिजिटल मीडिया की तेज, सतही लहरों से बदलते हैं, तो हम सोचने की अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता को खोने का खतरा उठाते हैं। अध्याय 5, सर्वाधिक सामान्य प्रकृति का माध्यम। इस अध्याय में निकोलस कार इंटरनेट को एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो न केवल हर प्रकार की जानकारी को समेटता है, बल्कि उपयोगकर्ता के सोचने, सीखने
और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को भी गहराई से प्रभावित करता है। वो इसे द मोस्ट जनरल मीडियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरनेट में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव लिंक, सोशल फीड और नोटिफिकेशन सब कुछ समाहित है। कार बताते हैं कि इंटरनेट की ये विविधता दिखने में समृद्ध लगती है, लेकिन असल में ये हमारे ध्यान और एकाग्रता को भंग करती है। जब हम किसी वेब पेज पर होते हैं तो हमारे दिमाग को कई चीजों पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है। लिंक, बैनर, स्क्रॉलिंग, कमेंट और पॉपअप, ये कॉग्निटिव ओवरलोड का कारण बनता है। वो शोधों का उल्लेख करते हैं जिनसे पता चलता है कि जब हम किसी लेख को ऑनलाइन पढ़ते हैं जिसमें हाइपरलिंक और डिस्ट्रैक्शन होते हैं तो हमारी समझ और याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। कार ये भी बताते हैं कि किताबों की तुलना में इंटरनेट का उपयोग मस्तिष्क को तथ्य संग्रहकर्ता बना देता है, विचारक नहीं। ये सतही स्कैनिंग को बढ़ावा देता है, जिससे गहन विश्लेषण और प्रतिबिंब की प्रक्रिया बाधित होती है। इस अध्याय की सबसे गहन चेतावनी यह है, जब हम एक ऐसे माध्यम में डूबते हैं जो सब कुछ दिखाता है लेकिन हमें कुछ भी पूरी तरह से सोचने नहीं देता, तो हम गहराई नहीं, सूचना की सतह पर तैरते रहते हैं। अध्याय 6, किताब की असली छवि। इस अध्याय में निकोलस कार किताब की शक्ति और उसके इंटरनेट के युग में बदलते रूप की तुलना करते हैं। वे बताते हैं कि किताबें सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं थी, बल्कि गहरी सोच, आत्मचिंतन और एकाग्रता को विकसित करने का माध्यम थी। किताबें एक लिनियर मीडियम है। पाठक शुरू से अंत तक लेखक की सोच का पालन करते हैं, जिससे गहन समझ और तर्क की क्षमता बढ़ती है। कार विशेष रूप से ये इंगित करते हैं कि जब किताबें डिजिटल फॉर्म, ई बुक्स या वेब पेज में आती हैं, तो वे केवल दिखने में किताब जैसी होती है, लेकिन उनका प्रभाव एकदम अलग हो जाता है। टैबलेट या स्क्रीन पर पढ़ते समय पाठक अक्सर हाइपरलिंक, नोटिफिकेशन और ऐप स्विचिंग से विचलित हो जाता है। नतीजा वही किताब, लेकिन कम एकाग्रता, कम समझ और कम आत्मचिंतन। कार बताते हैं कि प्रिंटेड किताबों ने हमें लंबी सोच, डीप, अनइंटरप्टेड कॉन्टेम्पलेशन की आदत सिखाई थी। वही डिजिटल टेक्स्ट तेजी, सतही स्कैनिंग और फास्ट रीडिंग को बढ़ावा देता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हम किताब की बाहरी बनावट को तो बचा पा रहे हैं, लेकिन उसके असली मानसिक प्रभाव को खोते जा रहे हैं। इस अध्याय की अंत में कार ये गंभीर सवाल उठाते हैं, जब हम किताब को स्क्रीन पर ढालते हैं, क्या हम उसकी आत्मा को भी बचा पा रहे हैं या सिर्फ उसकी छाया के साथ समझौता कर रहे हैं? अध्याय 7, कलाबाज दिमाग। इस अध्याय में निकोलस कार इंटरनेट के लगातार बदलते व्यस्त वातावरण का प्रभाव हमारे मस्तिष्क के कार्य प्रणाली पर विस्तार से बताते हैं। द जगलर्स ब्रेन यानी कलाबाज दिमाग का तात्पर्य उस मानसिक स्थिति से है जहां हमारा दिमाग एक साथ कई कार्यों को संभालने की कोशिश करता है, ठीक वैसा ही जैसा हम इंटरनेट पर करते हैं। कार बताते हैं कि जब हम ईमेल, सोशल मीडिया, न्यूज आर्टिकल्स और वीडियो को लगातार स्विच करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क मल्टीटास्किंग नहीं, बल्कि टास्क स्विचिंग कर रहा होता है। यानी हर बार एक नया काम शुरू करने से मस्तिष्क पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे गहराई से सोचना, समझना और याद रखना कठिन हो जाता है। कई न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च ये दिखाते हैं कि लगातार इंटरनेट उपयोग से मस्तिष्क का शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड बढ़ता है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी ट्रांसफर करना बाधित होता है। कार इस बदलाव को सुपरफिशियल थिंकिंग लूप कहते हैं। हम जानकारी तक पहुंच तो जाते हैं, पर उसे आत्मसात नहीं कर पाते। वो ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन रहते हैं, हमारा दिमाग कलाबाज बन जाता है। वो लगातार जगलिंग करता है, लेकिन किसी भी एक चीज पर स्थिर नहीं हो पाता। ये न केवल उत्पादकता को कम करता है, बल्कि आत्मचिंतन, विश्लेषण और रचनात्मकता को भी बाधित करता है। इस अध्याय का मूल संदेश है, हमारा दिमाग गहराई के लिए बना है, न कि सतही जुगलबंदी के लिए।
और अगर हम सचमुच कुछ समझना और याद रखना चाहते हैं तो ध्यान की एकाग्रता ही एकमात्र रास्ता है। अध्याय 8, गूगल का मंदिर। इस अध्याय में निकोलस कार गहराई से विश्लेषण करते हैं कि गूगल केवल एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने हमारी सोचने, जानने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही पुनर्परिभाषित कर दिया है। वे गूगल को एक नया धर्म मानते हैं, एक ऐसा संस्थान जो ज्ञान को गहराई से नहीं, गति और पहुंच के आधार पर परिभाषित करता है। कार बताते हैं कि गूगल का प्राथमिक लक्ष्य है तेजी से जानकारी ढूंढना, उसे संसाधित करना और अगले क्लिक की ओर बढ़ जाना। इस प्रक्रिया में ज्ञान एक उपयोगी संसाधन बनकर रह जाता है, न कि समझ, विश्लेषण या आत्ममंथन का विषय। गूगल की एल्गोरिदमिक सोच इंसानी मस्तिष्क को मशीन की तरह देखती है, एक प्रोसेसर जो केवल इनपुट और आउटपुट को संभालता है। इसमें विचार, भावना या गहराई के लिए कोई स्थान नहीं। कार चेताते हैं कि यह दृष्टिकोण ज्ञान के मानवीय पहलुओं को खत्म कर सकता है। वो ये भी इंगित करते हैं कि गूगल का उद्देश्य है उपयोगकर्ता को वेबसाइटों के बीच जितना हो सके उतना तेजी से ट्रांजिशन कराना। इससे गहराई से सोचने का समय ही नहीं मिलता। जब हर उत्तर सेकंडों में मिल जाता है तो हम प्रश्न पूछने की क्षमता ही खोने लगते हैं। कार ये सवाल उठाते हैं, क्या हम इंटरनेट और गूगल को ज्ञान का अंतिम रूप मान रहे हैं? अगर हां, तो ये हमें सोचने की बजाय जवाब खोजने वाली मशीनें बना सकता है। इस अध्याय की चेतावनी स्पष्ट है। अगर हम गूगल को मंदिर बना ले तो शायद हम मनुष्य के रूप में सोचने की कला खो बैठें। अध्याय 9, खोज और स्मृति। इस अध्याय में निकोलस कार इस गहन प्रश्न पर विचार करते हैं, जब जानकारी हमेशा गूगल पर उपलब्ध है तो क्या हमें अब उसे याद रखने की जरूरत रह गई है? कार इस भ्रम को चुनौती देते हैं कि इंटरनेट हमारी स्मृति का विकल्प हो सकता है। वो बताते हैं कि मानव मस्तिष्क केवल जानकारी को स्टोर करने वाला हार्ड ड्राइव नहीं है, ये एक अर्थसृजन प्रणाली है। जब हम किसी जानकारी को याद करते हैं तो हम उसके साथ भावनाएं, संदर्भ और अनुभव जोड़ते हैं। इससे वो जानकारी अंतर्निहित ज्ञान, डीप नॉलेज बन जाती है, न कि सिर्फ डेटा। कार शोधों का हवाला देते हुए बताते हैं कि जब हम बार बार किसी जानकारी को इंटरनेट पर खोजते हैं तो मस्तिष्क उसे लंबे समय तक संजोने के बजाय उसे भरोसेमंद रूप से बाहरी स्रोत मान लेता है। इसे वैज्ञानिक रूप से गूगल इफेक्ट कहा जाता है। जब जानकारी आसानी से मिल जाती है तो मस्तिष्क उसे याद रखने की कोशिश नहीं करता। परिणाम स्वरूप हम केवल खोज करने वाले बनते जा रहे हैं, सोचने वाले नहीं। इंटरनेट पर निर्भरता हमारे वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच के तालमेल को बाधित कर रही है। कार ये भी बताते हैं कि किसी विषय पर गहरी समझ तभी बनती है जब हम सूचना को भीतर समाहित कर उस पर मंथन करते हैं, यानी जानकारी को इंटरनलाइज करना जरूरी है। केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है, सोचने के लिए याद रखना भी जरूरी है। इस अध्याय की सीख ये है, अगर हम स्मृति को गूगल पर आउटसोर्स कर देंगे तो हमारी बुद्धिमत्ता सतही और निर्भरशील हो जाएगी। अध्याय 10, मेरे जैसी कोई चीज। इस अंतिम अध्याय में निकोलस कार एक गहरी और चिंतनशील बात सामने रखते हैं। क्या कंप्यूटर और इंटरनेट अब सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि हमारे सोचने के साथी बन गए हैं? कार इस विचार की पड़ताल करते हैं कि जैसे जैसे तकनीक मानवीय क्षमताओं की नकल करती है, हम भी अनजाने में खुद को मशीनों के जैसा ढालने लगे हैं। वो कहते हैं कि कंप्यूटर हमारी सोच को न केवल समर्थन दे रहे हैं बल्कि अब उसे आकार भी देने लगे हैं। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के साथ हमारी निरंतर सहभागिता ने हमें तेज, सतही और टास्क ओरिएंटेड बना दिया है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी है गहराई, रचनात्मकता और आत्मचिंतन की। कार तकनीकी निर्धारण, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की चेतावनी देते हैं। यानी हम सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में टेक्नोलॉजी हमें आकार दे रही है। इस अध्याय का शीर्षक अ थिंग लाइक मी इसी बात की ओर इशारा करता है। क्या अब मशीनें इंसानों जैसी बन रही हैं या इंसान मशीनों जैसे?
कार बताते हैं कि जब हम कंप्यूटर से सोचने लगते हैं तो हम अपनी मानवीय विशिष्टताओं को खोने लगते हैं, जैसे कल्पना, सहज बोध और मौलिकता। वो अंत में ये प्रश्न छोड़ते हैं, अगर हम अपनी सोच मशीनों के अनुसार ढालते गए तो क्या हम धीरे धीरे अपनी आत्मा भी खो देंगे? यही पुस्तक का केंद्रीय बिंदु है। इंटरनेट ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर अगर हम सचेत न हुए तो ये हमारी सोच की गहराई और स्वतंत्रता का हरण कर सकता है। द शैलोज में निकोलस कार ने इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के हमारे मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का गहरा विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि जब हम इंटरनेट पर निरंतर जानकारी खोजने में व्यस्त रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क गहरी सोच, आत्मचिंतन और रचनात्मकता को खोने लगता है। गूगल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमें तेजी से जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन हमारी दीर्घकालिक स्मृति और मनन की क्षमता को बाधित करते हैं। कार हमें चेताते हैं कि अगर हम डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से डूबते गए तो हम अपनी मानवीय विशेषताओं, जैसे कि गहरी सोच और समझ, से दूर हो जाएंगे। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या हम सचमुच अपनी बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता को मशीनों के हवाले कर रहे हैं? इस पुस्तक के माध्यम से कार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंटरनेट का उपयोग हमारे जीवन में किस दिशा में प्रभाव डाल रहा है और हम इसे किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको द शैलो से जुड़ी जानकारी और इसके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इनसाइट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे ईयर पेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली किताब के बारे में जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। ईयर पेज के साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन किताबों के सारांश के लिए तत्पर रहिए। धन्यवाद।